आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही थी। सुबह के 9 से 10 बज चुके थे पर अभी तक मेरी बेटी नहीं जागी थी। मैं आजकल इसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। इसने मदरसे जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। इससे पहले वह हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिनों से वह अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं जब भी इसका दरवाज़ा बजाती तो वह दरवाज़ा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं उसका दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी। अब की बार जब मैंने आवाज़ दी तो उसने मरमरी सी आवाज़ निकाली, दरवाज़ा खोला और चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और बहुत परेशान सी लग रही थी। मेरी नज़र जब बेटी के पाँव पर पड़ी तो मैं चौंक गई, जो बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वे किसी तकलीफ़ से मुब्तला हो। आज काफ़ी अरसे के बाद मेरी ननंद शबाना भी हमारे घर आई थी। इनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक इनका मायके से राब्ता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी इनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी ननंद ज़रूर कोई ना कोई बात करेगी। इसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी मेरी ननंद ने पीछे से आवाज़ दी, अरे आमना, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने? क्या बात है? मैं कितना अरसा हो गया है अपनी भतीजी से नहीं मिली। वो खुद से ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने इसे बाहर आने का कहा तो वे लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी ननद ने मुंह पर हाथ रख लिया और अरे आमना बाजी, इस इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ कि आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है? खुदा न खास्ता कहीं माजूर तो नहीं हो गई? मेरी ननद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वह हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। मैंने कहा, शबाना बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी ननंद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को शातिराना निगाहों से देखा, जैसे वह इसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफ़ी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नज़र डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। पर इस वक्त आमना बाजी मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े गुसल खाने में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह बाहर आई तो उसने बहुत ही आमदा लिबास पहना हुआ था। यह लिबास देखकर मैं बहुत परेशान हुई। जाहिर है पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को दिलाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े मैंने इससे पहले कभी देखा भी नहीं था और ना ही मेरी बेटी ने कभी इनकी फरमाइश की। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे ये कपड़े दिलाए हैं। लेकिन मेरी ननंद को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मेरी बेटी के सदके उतारने लगी और बोली, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, अल्लाह नज़र ना लगाए। यह कहकर वो सियानी सी हंसी। मुझे इनका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाई हो? मैंने तो तुम्हें ये कपड़े नहीं लेकर दिए। बोली कि अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं मदरसे जाती हूँ, मेरी एक ही सहेली बहुत अमीर है। मैंने उसको फैज़ा के बारे में बताया था तो पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर इसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दिए हैं। अच्छा, तुम मुझे बता तो देती, मगर आमना बाजी के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे टोकते हुए कहा, अम्मी, आमना फुप्पो इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आपने बना रखा है। हमारे सभी मुश्किल हालात को समझती हैं वो। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में मशरूफ़ हो गई। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या हुआ। इस दिन मेरी बेटी ने मदरसे जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रहने लगी। कहने लगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी कि थक जाती, इसलिए मुझे इस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो इसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 11 बजे तक वह सोती रही। लेकिन मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जग जाती थी। पर अब तो इसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती और सुबह भी देर से जागती थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक दिन जब वह सुबह उठी तो इसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई तो सामने सर झाड़
मुंह फाड़ सामने रशीदा दाई भी बैठी हुई थी। रशीदा दाई मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी ज़माने में हम दोनों साथ काम करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया, वे इस काम में आगे बढ़ गई। आज मुझसे न जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई। इसकी नज़र जब मेरी बेटी पर पड़ी तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगी कि बेटी मुझे पानी ला कर दो। मैं समझ गई कि वे मुझसे अकेले में बात करना चाहती हैं। मैंने अपने बच्चे को इशारा किया, वे कमरे में गई। रशीदा दाई मुझसे राज़दाना अंदाज में बोली, आमना तुम बेटी की माँ होकर इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नहीं आती नज़र? क्या तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत और कदम पर तुम्हें नज़र रखनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता कल को अगर कोई हादसा हो जाए तो तुम किसे इल्ज़ाम दोगी? किसके हाथों पर लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो, ये क्या करती है, कहाँ जाती है, इसकी है यह हालत अभी से क्यों है? ये तो शादीशुदा लड़के वाली हरकतें करने लग गई है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, और फिर तुम इसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो, अजीब सी बेबाकी नजर आती है। मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में बहुत अजीब लगा था। रशीदा दाई तावीज़ पढ़ने वाली औरत थी। लड़की के 4 दाग देखकर बता देती थी कि इसका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं। इसने मेरी बेटी के बारे में थके छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, इसने तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी पर दिन रात नज़र रखूँगी। जहाँ भी ये जाएगी मैं इसका पीछा करूँगी और देखूँगी कि वो क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो इसी तरह थी, हालत बहुत ख़राब थी। कहने लगी, अम्मी मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल से मालिश कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैं गर्म तेल लेकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोच कर इसने मुझसे मालिश करवाने से मना कर दिया। बोली कि रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया, तुम मेरी मालिश ना करो, वहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि वो मुझे अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती। यकीनन इसे मुझसे कोई ख़तरा था कि मैं कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी, इसलिए वह मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। पर मेरी बेटी तो शादीशुदा थी ही नहीं, तो उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक था या नहीं? फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे रशीदा दाई की बात याद आ गई कि तुम अपनी बेटी पर नज़र रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसलिए तुम कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर इसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम मुकम्मल करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा इसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई, मुझे गुस्सा भी आया। मैं दरवाज़ा बजाने लगी पर वो सो गई थी। इसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी होने लगा था। कोई जवान बेटी बिना वजह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद क्यों करेगी? माँ बाप इसके बारे में कैसा अच्छा सोच सकते हैं। खैर मैं अपने कामों में तो मशरूफ़ हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी की वही हालत थी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे मदरसे में साथ चलूँगी। मेरी बेटी ने कुछ अरसे से मदरसे जाने के लिए भी 12 बजे का वक्त मुंतखब कर लिया था। पहले की तरह वह सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। मुझे इसकी ये बात भी पसंद नहीं आई थी और ना इसकी वजह समझ में आई। मैंने सोच लिया कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मदरसे तक इसका पीछा करूं। क्या पता वह मदरसे में पढ़ने जाती भी है या नहीं, फिर मुझसे झूठ बोलती है। इसी दिन मैंने फैसला कर लिया अपनी बेटी का पीछा करने का। 12 बजे जब वो घर से बुर्का पहन कर निकली, मैंने भी एक काली चादर खुद के इर्द गिर्द लपेट ली और इसके पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल में कहीं और जा रही थी, मदरसे का रास्ता तो कुछ और ही था। फिर बेटी ने छोटे से रिक्शा को रोका, इसको पैसे दिए और रिक्शा में बैठकर मदरसे के लिए चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो रिक्शा वाले को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी से कोई रकम नहीं दी थी कि वो अपने ऊपर खर्च करे। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था। रिक्शा वाले को भी पैसे दिए थे, मजबूरन उनके साथ ही मुझे भी एक रिक्शा रोकने पड़ा। इस पर बैठी हमारे जानने वाले थे, मैं पैसे लेकर घर से नहीं निकली थी। इसने मुझे मुफ्त में ही बेटी के मदरसे तक पहुंचा दिया। खुदा का यह तो शुक्र था कि मेरी बेटी मदरसे में ही गई थी, इसके अलावा वह और कहीं नहीं गई थी। मदरसे के आगे इसने रिक्शा रोका और वह अंदर चली गई। मैं भी इसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वह अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, हो सकता है कि अपनी बेटी की उस्ताद मोहतरमा से कोई बात करूँ तो वो मुझे कोई ना कोई इशारा दे दे। मैं प्रिंसिपल साहब के पास मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहाँ पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिनका नाम दानिया था। मैं इसे काफ़ी अरसे से जानती थी। मैंने इससे पूछा कि आप अभी भी बसमा को पढ़ाती हैं?
कहने लगी कि नहीं बस माँ, पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं उसको पढ़ाती थी, पर अब वह शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं कुछ सुनने के लिए ही तो मदरसे में आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इस गैर मुनासिब हरकत में कोई बुरी बात तो शामिल नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं, मैं ये बात किसी और से नहीं कह सकती, क्योंकि अपनी बेटी की ही इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ, मुझे बहुत फ़िक्र होती है। चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह के मालूमात रखूँ। आप बताएं, आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हैं? मेरी बात पर वह फ़िक्रमंद हो गई। कहने लगी मैं आपको सिर्फ़ एक ही बात बता सकती हूँ, माशाअल्लाह आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे से इसमें अजीब सी तब्दीली आने लगी है। इसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वह रात को घर में से सोकर नहीं आती, लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बीमार हूँ, छुट्टी दे दे। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदे से मदरसे आती थी पढ़ने और घर भी जाती थी। जहाँ तक बात है मदरसे की, हमारा माहौल बहुत सख्त है, हम बच्चियों को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बग़ैर इत्तला के मदरसे आना छोड़ दे, इसके माँ बाप को उसी दिन इत्तला दे देते हैं कि आज आपकी बच्ची मदरसे में नहीं आ रही है। कह रही हूँ कि मदरसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े, लेकिन आपको उसे घर में देखना चाहिए कि वे घर में क्या करती है, कैसे रहती है। और हाँ, रात को आप किसके घर में इसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वे रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ इसके कमरे में होती हैं? मैंने नाम में सर हिला दिया। नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वह कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चीज़ें रखनी होती हैं मुझे, जिसके लिए अलग कमरे में सोना चाहती हूँ, तो हमने उसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अम्मा जी, इस उम्र में बच्चों को अलग कमरे में नहीं सोने देते, उनके साथ साथ रहा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जाती है ताकि कहीं वे अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दें। मैं इसकी बात सुनकर काँप कर रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी, पर यहाँ से जो मुझे उस तानी ने बताया था वो भी काबिल तफ्तीश था। मुझे वो तकिए वाला मंज़र याद आने लगा जिसमें मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वहाँ पर 5,000 के नोट पड़े हुए थे, पर इस वक्त भी मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हालांकि मैं घर में से 100 रुपये भी नहीं देती थी, पर अब वो खुद ब खुद अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आई तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ने कहाँ से ये पैसे लाए, वो किन कामों में मुब्तला है, लेकिन मैं इससे बहरहाल ये बात नहीं कर सकती थी। खैर, रात का वक्त गुजरा, सुबह आई तो मेरी बेटी की फिर वही हालत देखकर मैंने इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूँगी और रात को भी इसके साथ अपने कमरे में ही सोऊंगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे के आने के बाद सारे काम से फराग हो चुकी थी और इसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूँगी ताकि मुझे कोई ना कोई भी इशारा मिल सके। जैसे ही इसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है अम्मा, आपको कुछ ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे से काफ़ी दिन हो गए मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूँ। बस माँ उठकर खड़ी हो गई, बोली, अम्मा क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करेंगी मेरे कमरे की? आप बैठिए, मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूँगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कहकर बसमा ने मेरे हाथ से झाड़ू वगैरह लिया, मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नज़रें बसमा के कमरे पर ही थी। मैं चारों तरफ देख रही थी, मुझे नए नए कपड़े नज़र आ रहे थे। मैंने उठकर बसमा की अलमारी खोली। बसमा फ़ौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, अम्मा क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा, ये तुमने क्या अम्मा अम्मा लगा रखा है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या क्या है? मैंने अलमारी खोली, मैंने इसमें नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे दानिया और दानिया की बात याद आ गई जिसने कहा था कि आपकी बेटी के तो कोई सहेली ही नहीं है। कपड़े देना तो दूर की बात है, वे किसी से बात तक नहीं करती। आजकल वो बहुत खामोश तबीयत रहती है। सालगिरह वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि इसे कपड़े इसकी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे कुछ छुपा
रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसमें मेकअप की चीज़ें थी। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा ये सब कहाँ से आया? तो बोली अम्मा आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे ले लेती हूँ तो इस तरह की चीज़ें लाती हूँ। और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं, ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है अम्मा, बस मुझे शौक़ है, आप तो जानती हैं मैं बस मदरसे से जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ। मैं और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। अम्मा आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे शक भरी नज़रों से मुझे देखती हैं जैसे मैं कोई बड़ी डाकेबाज हूँ। मैंने कौन सी चोरी कर ली है? आपका कुछ नहीं चुराया मैंने। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी, तुम्हारा कमरा बहुत आरामदायक है। मैंने बेटी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई, बोली कि अम्मा मुझे तो अकेले सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ, आप यहाँ सोकर क्या करेंगी? मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में रहूँगी। मेरी बेटी ने कहा ठीक है आप सो जाएं, आप शायद थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मेरी बेटी गई, किचन में वापस आई तो इसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा ये क्या है? बोली कि आप ज़रूर पिएंगी, आप थक चुकी हैं। बेटी के इसरार करने पर मैंने दूध का गिलास भी पी लिया। इसके बाद मुझे सख्त नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो पता ही नहीं चला कि 7 घंटे गुजर गए थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि मैं तो बेटी के कमरे में इसलिए सोई थी कि रात को उसका पहरा दे सकूं, पर इसने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। अब जबकि मेरी आँख खुली तो वह सामने ही बैठी थी। उसने सफ़ेद रंग के चमकीले कपड़े पहन रखे थे। मैं उसका ये हुलिया देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा बेटी तू सुबह सुबह इतनी तैयार कैसे हो गई? कहने लगी कि अम्मा सुबह सुबह ही तो तैयार हुआ जाता है, आज वैसे भी जुम्मा मुबारक दिन है। मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ, अल्लाह भी खुश होगा हम जैसों से। वैसे भी अल्लाह खुश नहीं होता हम जैसों से, हमें कम मौके ही मिलते हैं खुदारा को राज़ी करने का। मैंने कहा क्यों, हम जैसों से क्या मुराद है? बेटी तुम मदरसे जाती हो, पढ़ती हो, कुरान की तालीम भी हासिल कर रही हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है तुमने? मेरी बेटी खामोश हो गई, इसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर इसने ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी। अम्मा मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो, मेरी शादी कर दो तो मैं अपना जहेज भी बना लूँगी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना एक खर्चा निकाल लूँगी, पर आप मुझे भी अपनी बाकी बेटियों की तरह बोझ मत समझो। हमारे घर का माहौल पहले ही ख़राब है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मुझे इस पर शक गहरा हो गया था। मेरी बेटी इतनी सी उम्र में शादी की बात कर रही थी, इसके लहजे में कोई झिझक या हया नहीं थी। वो बड़े ही बेबाक अंदाज में ये बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही। इसी दिन मेरी ननंद शबाना बाजी फिर से आ गई। इसके हाथ में काफ़ी सारे कपड़ों के जोड़े थे। मैंने कहा ये क्या है, आप यहाँ कैसे आई? कहने लगी मैं फुरकान के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैंने कहा तुम होश में तो हो फुरकान, तुम्हारा बेटा तो किस कदर गंदी शहरत का मालिक है, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी फुरकान से कर दूँ। अपनी ननंद के बारे में बताती चलो, उन्होंने जब शादी की तो एक ऐसे घर में ब्याह कर गई जिनका नाच गाने का काम था। ये लोग हमेशा से नाच गाने से वाबस्ता थे। मेरी ननंद ने कहा कि अब मेरी खातिर मेरा शौहर ये काम छोड़ देगा। शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि शबाना के शौहर ने फिर से ये काम शुरू कर दिया है और अब शबाना को भी अपने साथ काम में मिला लिया है। ये सुनकर हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी। हम तो शबाना से राब्ते में नहीं रहना चाहते थे, पर फिर भी शबाना ने कुछ न कुछ करके हमसे राब्ता बेहाल कर लिया, हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया, और अब वो अपनी बेटी फुरकान का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इससे पहले शबाना की हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमारे घर का रिश्ता मांगे, लेकिन आज वो किस जुर्रत से मेरे घर की दहलीज पर खड़ी मुझसे ललकार कर मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही थी। मैंने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? कहने लगी कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी भी हम जैसी है, वे हमारे साथ काम करती है और मैं इसे हर रात लेकर जाती हूँ, घंटों नाचती है। वे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बख्श दूंगी? मैंने तुमसे अपना पूरा बदला ले लिया है। याद है मेरी शादी के शुरू के दिनों में तुम मुझे नाच गाने वाली और ना जाने के ऐसे अल्फाज से नवाजती थी। अब पता चला कि जब अपने से मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे कामों से वाबस्ता होते हैं तो जो कि माशरे में काबिल कबूल नहीं होता, तो कितना दुख होता है इंसान को। मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरी शादी की मुखालिफात की थी। अब चुपचाप करके अपनी बेटी का रिश्ता फुरकान को दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। ज़िंदगी में कभी भी सर उठाकर जी नहीं सकोगी। मेरा फुरकान अभी तुम्हारी बेटी को कबूल करेगा, बाद में नहीं। ये सुनकर
पछता, नदामत, बेबसी, न जाने क्या क्या महसूस हुआ मुझ पर। अब मेरे पास शबाना की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब अपनी ही बेटियां दागदार निकले तो इंसान दूसरों का गिरबान नहीं पकड़ सकता। आज की वीडियो और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।